Good morning, students. Let us begin from where we left. Lastly, we were doing classification of companies on the basis of number of members, and in this regards, we were doing private company. I told you that a private company में जो paid up capital है that is 1 lakh, and there are certain restriction on it. So these restrictions we have already discussed in the last lecture. I have also told you what is right to preemption, which means preferential rights of the existing shareholders to purchase the share of somebody if he is willing to sell his share. मैंने ये बताया था कि राइट टू प्रीएम्पशन एक्सरसाइज होता है प्राइवेट कंपनीज के उसमें, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई अगर कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपना शेयर बेचना चाहता है तो पहले उसे एग्जिस्टिंग मेंबर्स से पूछना पड़ेगा. सो दिस वे द एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट्स. इसी को राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहते हैं कि आपको एग्जिस्टिंग मेंबर्स से पूछना पड़ेगा. अगर उनमें से कोई सारे मना करते हैं कि हम आपके शेयर नहीं लेंगे, तब आप किसी बाहर वाले को ला सकते हो. अदरवाइज आप किसी बाहर के बंदे को प्राइवेट कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर नहीं बना सकते. सो ये जो राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, दैट दे शुड बी आस्क्ड फॉर परचेज ऑफ शेयर, दिस इज कॉल्ड एज राइट टू प्रीएम्पशन. अब जो रेस्ट्रिक्शंस है, एक तो राइट टू प्रीएम्पशन का रेस्ट्रिक्शन हो गया कि इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते शेयर, क्योंकि आपने खुद के बंदों से पहले पूछना पड़ेगा. दूसरा है बच्चों डायरेक्टर्स पावर टू रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. यानी कि अगर डायरेक्टर के पास पावर है एक प्राइवेट कंपनी के दैट ही कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो फिर शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते. ठीक है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के. इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. अभी वैसा आप ये जान लो कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में कई सारे मेन आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, बाईलॉज, ये सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखे होते हैं. ठीक है. तो अगर कंपनी के डायरेक्टर के पास ये पावर है तो ये पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए कि भाई डायरेक्टर के पास ये पावर है दैट ही कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. इन दैट केस इफ द डायरेक्टर वांट्स ही कैन रिफ्यूज टू ट्रांसफर द शेयर्स, अदरवाइज नॉट. तो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में कंटेन अ क्लॉज गिविंग पावर्स टू द डायरेक्टर टू रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बट दिस पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ. यानी कि भेदभाव की नीति से नहीं चलना है, डायरेक्टर को गुड फेथ में काम करना है. प्राइवेट कंपनीज विच आर लिमिटेड मस्ट राइट प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम. आपने देखा होगा पीवीटी एलटीडी लिखा रहता है, और ये लिखना जरूरी है जिससे पता लगता है. अगर खाली लिमिटेड लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड है. हालांकि कई बार ब्रैकेट में पी फिर लिमिटेड लिखा रहता है जो शेयर वाली कंपनी होती है, बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो एसेंशियली पीवीटी एलटीडी लिखा होगा एट द एंड ऑफ देयर नेम. द मेंबरशिप ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज कन्फाइंड जनरली टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, क्योंकि छोटे लेवल की कंपनी होती है, ज्यादा मेंबर्स नहीं होते, तो नेचुरली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं. प्राइवेट कंपनीज आर मोर एनालॉगस टू पार्टनरशिप देन टू public companies. So in case of private company, it is only the number of member that is limited to 50 and not the number of debenture holder. Debenture holder कितने भी हो सकते हैं. Debenture holder यानी कि उनको कहते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, और कंपनी उनके एवज में उनको एक सर्टिफिकेट देती है जिसे बोलते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट, और कंपनी एक स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देती है. ठीक है. तो डिवेंचर कितने भी हो सकते हैं, बट मेंबर इज लिमिटेड टू 50. मैं आगे जाके ये बताऊंगा कि लेटेस्ट अमेंडमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इट हैज बीन रेज्ड. ठीक है. अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा. ये 50 नहीं है, अब ये चेंज हो गया है. अ प्राइवेट कंपनी में इशू डिवेंचर्स टू एनी नंबर ऑफ पर्सन. वैसे फिलहाल के तौर पे बता दूं, नाउ द मैक्सिमम नंबर इज 200. यानी कि प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 तक मेंबरशिप हो सकती है. ठीक है. नाउ कमिंग टू पब्लिक कंपनीज. तो प्राइवेट कंपनी हमने कर लिया, अब पब्लिक कंपनीज में आते हैं. पब्लिक कंपनी में भी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 7 मेंबर्स एंड विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख. तो प्राइवेट कंपनी में हमने देखा पेड अप कैपिटल 1 लाख है मिनिमम, और मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी में, यानी कि जो कंपनीज जो अपने शेयर मार्केट में लेके आती है, पब्लिक कंपनी होती है, उन कंपनीज में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होता है, और मिनिमम मेंबर जिनको इनिशियल सब्सक्राइबर बोलते हैं वो 7 होते हैं. पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं और
प्राइवेट कंपनी में जैसे मैंने पहले बताया 2 होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम और मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पीपल एंड पेड अप कैपिटल 5 लाख। ये दिमाग में आपको याद रखना है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर शेयर्स। और हम सब जानते हैं जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं कोई भी कहीं से भी शेयर खरीद या बेच सकता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में है वो रेस्ट्रिक्शन हमारी पब्लिक कंपनी में नहीं लागू होता है। नाइदर देयर इज, वहां पे मैक्सिमम नंबर में रेस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी में, बट देयर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो मैक्सिमम नंबर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो नो रेस्ट्रिक्शन और इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू हिज शेयर्स। Rather, you can say that initial IPOs are brought before the public and public offers are made and people are made aware about the purchase of shares of a particular company. Initial जब कंपनी खुलती है तो initial public offers लेके आती है, लोगों को इश्तिहार दिया जाता है और वो इश्तिहार एक prospectus के रूप में दिया जाता है। Prospectus is a kind of document which is distributed through the brokers to the public so that people come to know that a new company has opened so that they may परचेज दी IPOs और द इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, जो इनिशियल शेयर्स होते हैं कंपनी के वो खरीद सकें। ठीक है, बाद में जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो सच इज द नेचर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी से मतलब आप ये जानिए कि वो कंपनी जो मिनिमम 7% से खुल सकती है, पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर में नहीं है। ठीक है, कितने भी मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। ये कुछ खासियत है पब्लिक कंपनी की। नेक्स्ट वी आर कंपनी कैटेगरी इज होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। आपने कभी सोचा है बच्चों, टाटा जैसी बड़ी कंपनी, ठीक है, इतने सारे कंपनी को ग्रुप होल्डिंग में कैसे मतलब सबको बांध के रखती है अपनी कंपनीज को? वो तरीका होता है होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, यानी कि एक कंपनी ऊपर है और उसके नीचे दूसरी कंपनी है। तो जो होल्ड कर रही है उसे होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और उसके नीचे जो दूसरी कंपनी है उसे हम उसकी सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। आपने मतलब इसको समझने का कई बार दूसरे तरीके भी है। जैसे आप कभी किसी कंपनी के रैपर के ऊपर देखो, किसी प्रोडक्ट के रैपर के ऊपर देखो तो लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ टाटा या अ प्रोडक्ट ऑफ टाटा एंड सन्स, अ सब्सिडरी ऑफ टाटा। तो उससे हमें यह पता लगता है ये कंपनी टाटा ग्रुप की है और ये सब्सिडरी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी होती है और उसके नीचे दूसरी कंपनी होती है। अ होल्डिंग कंपनी इज वन विच हैज अ कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी एंड द कंपनी ऑन विच कंट्रोल इज एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज इट्स सब्सिडरी कंपनी, जैसे मैंने बताया। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच सच कंट्रोल इज एक्सरसाइज आर कंटेन्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो वो कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज होता है, अब इसको ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, पहला है सेक्शन 4(1) एज control over the composition of board of directors. ठीक है, when a company controls the composition of the board of directors of another company, then the former becomes the holding company and the latter becomes the subsidiary company. कहने का मतलब बच्चों ये है कि पहला तरीका ये है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, यानी कि उनको अपॉइंट करती है और हैव द पावर टू रिमूव देम, then the first one is called as the holding company or the parent company and the other company on which this power is exercised, it is called its subsidiary company. तो एक तो ये हो गया कि उनके पास पावर है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि भाई किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नए को अपॉइंट किया या पुराने को रिमूव किया, यानी कि कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है। ठीक, नेक्स्ट है कंट्रोल हियर मीन्स अ कंपनी शैल हैव कंट्रोल ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी if it has the power to appoint or remove all or majority of the directors of the other company। यानी कि कंपनी, जैसे मैंने बोला, कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, पुरानों को रिमूव करना या डिटरमाइन करना कि कितने डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे। तो एक तरह से वन ऑफ द कंपनी विच इज एक्सरसाइजिंग इट इज द होल्डिंग कंपनी, ऑन विच इज एक्सरसाइज इट बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ द अदर कंपनी। तो दिस इज द रिलेशनशिप। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों 4(1)(b) में वो ये है, इफ वन कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द अदर कंपनी, यानी कि 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर अगर दूसरी कंपनी के पहली कंपनी के पास है, यानी मेजॉरिटी शेयर्स है एंड दस हैज अ मेजॉरिटी ऑफ शेयर, देन साइमल्टेनियसली इट शैल हैव कंट्रोल ऑफ ओवर
more than half of the total voting power of another company in a annual general meeting। इसको मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास 50% से ज्यादा शेयर्स दूसरी कंपनी के है तो कंपनी में जो भी काम होता है बच्चों वो होता है डेमोक्रेटिकली होता है, वोटिंग के द्वारा होता है। तो इसका मतलब यह है कि मान लो हमारे पास 55% है दूसरी कंपनी के शेयर्स, तो इसका मतलब हमारी मेजॉरिटी है, यानी कि जब वोटिंग होगी तो हमारे जो लोग होंगे वही जीतेंगे और जो रेगुलेशन या रूल्स जो बनेगा वो हमारे अनुसार ही बनेगा। सो दिस वे द होल्डिंग कंपनी विल हैव एक्सरसाइज इट्स पावर ओवर द सब्सिडी कंपनी। इस तरह से सब्सिडी कंपनी उनके एक तरह से कब्जे में रहेगी। ठीक है, वो जो रूल्स रेगुलेशन बनवाना चाहेंगे, जिस तरह से कंपनी को चलवाना चाहेंगे वो करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 50%, क्योंकि देखो एनुअल जनरल मीटिंग में बच्चों वोटिंग होती है। किसी भी डिसीजन मेकिंग में एनुअल जनरल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर्स को रिमूव किया जाता है, तमाम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी जाती है। तो वहां अगर वोटिंग होती है और हमारे पास 50% से ज्यादा शेयर्स है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है, यानी कि मेजॉरिटी वोटिंग राइट है। एज अ रिजल्ट हम जो चाहेंगे वो उस सब्सिडी कंपनी में होगा। तो ये दो तरीके सबसे मेन तरीके हैं जो कि हम लागू करते हैं बिटवीन द सब्सिडी कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनी। So we will end our lecture here. Further we will continue in the next lecture.